जैसे मान लो कि हमारे पास में ये बात कर रहा है हाइपोटोनिक। ये मान लो हमारे पास एक बीकर है, फ्लास्क है, कोई भी आप चीज़, इसमें आपने बोला है और ये एक हमारे पास में, समझ समझ गए समझ गए। और ये सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, तो नाम हाइपो का मतलब क्या हो गया बेटा? हाइपो मतलब वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी यहाँ पे? वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सेल से, कम होगी इसमें? या कंसंट्रेशन होगी वाटर की यहाँ ज़्यादा होगी। वाटर की हाई होगी, यानी H2O की ज़्यादा होगी, बट सोल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी? कम होगी, लो होगी। इस सोल्यूट की कंसंट्रेशन के बेसिस पे उसका नाम क्या रखते हैं? हाइपो। हाइपो हाइपो मतलब कम। अब क्या होगा, पानी की कंसंट्रेशन सॉरी ज़्यादा है, अंदर वाटर क्या करेगा, किस ओर मूव करेगा बेटा? यस, सेल के अंदर की ओर, अंदर की ओर मूव करेगा। ठीक है, तो सेल क्या होगी? स्वेलअप हो जाएगी। सेल क्या होगी? फूल जाएगी। तो ऐसी कंडीशन इसकी, यहाँ से वो सेल की कंडीशन इस तरह की हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी। ये तो है हाइपोटोनिक में कंडीशन। अब मैं बैक करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, इसके डॉट डॉट में मिटा देता हूँ और सेल को थोड़ा दोबारा से बना देते हैं हम, ताकि बड़ी दिखे। और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मान लीजिए कि 4 पे, और यहाँ पे ज़्यादा बना दिए जाते हैं यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है, H2O क्या है यहाँ पे? लो है, बट सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे क्या है? हाई है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? हाइपरटोनिक। क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक बोलते हैं, क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन हाई रहे पर वाटर की कम है, और वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है? इस सेल में ज़्यादा है। ये क्या है? सेल में यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ये सेल को, अब क्या होगा, यहाँ से अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने इसको रख दिया है, तो वाटर की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा, सेल में कम है, एनवायरनमेंट में कम है, तो वाटर का मूवमेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो वाटर क्या हो जाएगा? सेल से निकलना शुरू हो जाएगा, और सेल जो है प्रोटोप्लाज्म पिचक के बीच में आ जाएगा, और सेल की कंडीशन इस तरह की हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। राइट बेटा? क्लियर है प्लाज्मो के? इट इज क्लियर? ओके। अब आइसोटोनिक में बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि आइसोटोनिक में क्या होता है, सेल और वाटर में, जैसे मान लो 2 डॉट मैंने यहाँ पे 2 डॉट बनाए हैं, उतना ही वाटर का कंसंट्रेशन बाहर इस बीकर में रखा हुआ है, यानी दोनों तरफ सॉल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? बराबर। मतलब आइसो मतलब सेम। तो दोनों तरफ क्या वाटर का मूवमेंट होगा? एक्सचेंज अंदर बाहर होगा? नहीं, सेल की शेप अपनी शेप में बनी रहे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आगे की बात करते हैं अपन। ये देख लीजिए यहाँ पे, हाइपरटोनिक में क्या, सेल से पानी बाहर निकल रहा है। आइसोटोनिक में सेल के अंदर जितनी एंट्री हो रही है, बाहर निकल रहा है, वो बराबर है, नेट इक्विवेलेंट है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? डेवलप होती है और बर्स्ट हो जाती है, क्योंकि क्या है, बाहर के एनवायरनमेंट में पानी ज़्यादा है और सेल में कम है, इसलिए सेल में मूवमेंट ज़्यादा, इससे ये सेल स्वेलअप होके बर्स्ट हो जाती है। किसी ने बीच में सवाल भी पूछा था मेरे से कि क्या होता है इससे, तो ये सेल बर्स्ट हो जाती है उससे। ओके, ये एंडोसाइटोसिस और कुछ ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो इसके थ्रू पढ़ सकते हैं। देखिए, आप फेगोसाइटोसिस प्रोसेस को बताया हुआ है, ये सॉलिड फूड बताया, और प्लाज्मोडियम बन के यहाँ पे सूडोपोडियम बन के यहाँ पे इसको अंदर ले लिया जाता है वेसिकल के रूप में, और इसको बाद में फूड वैक्यूल का फॉर्म बन जाता है, जहाँ पे इनका डाइजेशन कर लिया जाता है।
पिनोसाइटोसिस में यही चीज़ क्या है, फ्लूइड फॉर्म में होता है ये फूड पार्टिकल्स, इसको भी इसी थ्रू लिया जाता है। इनका डाइजेशन बेसिक होता है। तो ये रिसेप्टर मीडिएटेड और आपके लिए ज़्यादा इतना डिटेल में आपको नहीं जाना। अब अगली जो है एंडो तो अपन ने पढ़ लिया, अब है एक्सोसाइटोसिस। इट इज द एक्सुडेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडो में तो अंदर लिया और एक्सो में क्या किया, एग्जिट यानी बाहर निकाला। अगर कोई भी वेस्ट मटेरियल है तो इसको बाहर निकालना, ये प्रोसेस कहलाती है एक्सोसाइटोसिस। इट इज ऑपोजिट ऑफ एंडोसाइटोसिस। When the metabolic wastes are thrown out of the cell, the process is called ephagi. जब मेटाबॉलिक वेस्ट अगर सेल से बाहर किए जाते हैं तो इस प्रोसेस एक्सो का ही नाम क्या होता है, ईफेगी हो जाता है। ई से मतलब यहाँ पे एग्जिट से बाहर निकालने से। ठीक, ये सेल वॉल मैंने आपको पहले ही बोला था कि ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें ये पाई जाती है। पहला बैक्टीरिया, दूसरा और तीसरा हमारे प्लांट्स। ये तीन ऐसे किंगडम है जिनमें सेल वॉल पाई जाती है। इसके अलावा बाकी नहीं होती है। कोई से भी एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। और सेल वॉल एक नॉन लिविंग एक लेयर होती है जो सेल में पाई जाती है। ये क्या करती है, सेल को शेप देती है और रिजिडिटी, उसको कठोरता देती है। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे अंदर, जैसे मेरे हाथ को ऐसे मैं करूं, देखो तो क्या होता है, अंदर सेल धंस जाती है, पिचक जाती है थोड़ा। बट यही प्लांट के साथ आप दबा के करेंगे तो आपको क्या लगेगा, हार्ड लगेगा, टफ, क्योंकि रिजिड है वो, टफ हार्ड है वो। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है स्ट्रक्चर को, जो सेल स्ट्रक्चर करती है को सपोर्ट करती है और सेल को बर्स्ट होने से बचाती है और सेल को एक्सपेंड होने में हेल्प करती है। अगर सेल को अगर अपने आप को फैलाना है किसी मकसद से तो वहाँ पे ये हेल्प करती है। इसके अलावा आपकी वाली जो बात है प्लाज्मोलाइसिस इस की हुई है इसके अंदर, ये इसमें ज़्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देन देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट्स आउट ऑफ द सेल फ्रॉम द सेल वॉल। ओके, इसके डायग्राम्स दिए हुए देखिए, सुक्रोज ऐड करिए यहाँ पे तो प्लाज्मोलाइसिस हो गया है। और ये क्या हो रहा है कुछ एग्जाम्पल से यहाँ समझा रखा है। न्यूक्लियस है हमारा सबसे प्रोमिनेंट, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ये एक न्यूक्लियस होता है एक सेल में, जनरली में होता है यंग सेल में, बट टुवर्ड्स पेरिफेरल मैच्योर सेल। यानी शुरुआत में जब सेल बनी है, यंगर सेल है, तब इसमें ये सेंटर में होता है, बाद में ये इसकी साइड में चला जाता है। यानी कहने का मतलब बीच में होने के बाद में पेरिफेरी यानी इसकी ये साइड में हो जाता है। यही एक ऐसा ऑर्गेनल है जो सेल के सभी कामों को कंट्रोल करने का काम करता है। गवर्नर है ये सेल का क्या है, गवर्नर है। गवर्नर साहब कौन है इसके सेल के, ये भाई साहब हैं, न्यूक्लियस। ओके, डबल लेयर होती है इसके अंदर मेम्ब्रेन की, और इसमें बीच में जो न्यूक्लियर पोर्स होता है जिससे प्रोटीन mRNA का ये बाहर आना जाना लगा रहता है। इम्पोर्टेंट पार्ट्स न्यूक्लियस के कौन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसी की बेसिस पे हम प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में डिफरेंस कर पाते हैं। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में नहीं होती है। इसके अंदर पाए जाने वाला लिक्विड जो फ्लूइड है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसके अलावा जो के नेटवर्क के रूप में रहते हैं जिसे बोलते हैं, इसके अंदर एक और है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जो RNA राइबोसोमल RNA का सिंथेसिस करने का काम करता है, जो आगे राइबोसोम को बनाता है। ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है, देख लीजिए आप, न्यूक्लियस 4 है इसके अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। क्या क्या काम करता है आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये रिवीजन का काम हमारा, इसलिए मैं यहाँ पे क्रोमेटिन नेटवर्क और क्रोमेटिन मटेरियल यानी क्रोमोसोम्स हमारे एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी में,
एक ऐसा मटेरियल है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है और हमारे जितने फीचर्स होते हैं उसको जनरेशन में पास ऑन करने का काम करता है। तो क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म सबको पता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए सबसे मास्टर मॉलिक्यूल होता है और हमारी शरीर की एक मिनट, कोई अनाउंसमेंट हो रहा है।